क्लास नहीं लिए है वो क्लासेस ले लें, समय पे बर्बाद ना करें, समय को अपने पढ़ाई में लगाएं और समय को स्टडी करें। आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक चर्चा पे हम लोग अपना ध्यान देंगे। एमसीक्यूज़ में आपसे पूछूंगा, 15 मिनट का है इसीलिए मैं खुद से पूछूंगा और आप लोगों को उसका आंसर करना है। ठीक, देखिए सबका कमेंट इसमें आ रहा है, सबको कमेंट करना है, प्रश्न पूछूंगा उसका आंसर आपको देना है। सबसे पहले मैं मराठा काल के बारे में बता रहा हूँ। जब मराठा काल की आधुनिक इतिहास जब चालू होता है तो मराठा काल को हम लोग कहाँ से चालू करते हैं, मराठा काल के बारे में कुछ बेसिक आपको नॉलेज रखना जरूरी है। ठीक, चलिए मैं बेसिक नॉलेज आपको बताता हूँ, सबका कमेंट भी पढ़ते जाऊँगा और सबका बेसिक डिस्कशन भी मैं करते जाऊँगा। अब हम लोग बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में मराठा काल के बारे में। चलिए मराठा काल को हम पहले कुछ हिस्सों में, अब एक एक चीज़ को मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आधुनिक काल में छत्तीसगढ़ में मराठा काल चालू हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, कुछ बेसिक तथ्यों पे डिस्कशन करना है। जैसे मराठा का काल क्या था, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1741 में भास्कर पंत अब जब आते हैं तो यहाँ से इनका शासन चालू होता है और 1818 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो आप बेसिक टर्म में पहले पॉइंट में यहाँ पे लिख दीजिए 1741 से चालू हुआ और 1818 ईस्वी तक चला, ये मराठा काल था। बेसिक डिस्कशन अपन करते हैं। दूसरा क्या है, इसमें जो सबसे बड़ा शासन प्रणाली क्या इंपॉर्टेंट थी, तो सबसे बड़ी शासन प्रणाली जो इसमें इंपॉर्टेंट थी वो थी सूबा शासन प्रणाली। क्या थी ये, सूबेदारों के माध्यम से शासन होता था, इसीलिए इसे क्या कहा गया, सूबा शासन प्रणाली। ठीक, और जिन जिन बच्चों को कोर्स लेना है पीएससी के लिए, मेंस के लिए, पीएससी के लिए, व्यापम के लिए, असिस्टेंट टीचर के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए, सबको कोर्स मिलेगा। स्पेशल असिस्टेंट प्रोफेसर का छत्तीसगढ़ का, स्पेशल एपी का, सीजी का कोर्स है मात्र 2500 में, पूरे 1 साल का कोर्स है। सारा क्लास रिकॉर्डेड कर दिए गए, 160 लेक्चर इसमें दिया गया है। इसको अच्छे से पढ़ना है, कुछ और पढ़ो ना पढ़ो लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। तो वो चीज़ें अपने पास में हैं, चाहिए तो ले लेना। पहले आप टीचिंग देख लो दीपक सर कैसा पढ़ाते हैं। अब ये सूबा शासन प्रणाली जब आया तो इससे क्या स्पष्ट हुआ, तो मराठाओं ने क्या है अपना प्रशासन को स्टार्ट किया। ठीक, उसके बाद में तरह तरह प्रशासन में कर व्यवस्था चालू किया और उसी के बाद में थोड़े से समय चेंज हुआ। अब मराठा ने क्या किया, ब्रिटिश संरक्षण स्टार्ट कर दिया। अब आप बोलोगे सर मराठा का काल 1818 आप लिखवाए हो, तो ब्रिटिश संरक्षण कब से चालू होगा, तो यहीं से चालू होगा। मतलब अंग्रेज क्या करते हैं, ब्रिटिश संरक्षण में मराठा शासन को चालू करते हैं और ये यहाँ पे चालू होता है ब्रिटिश संरक्षण। मतलब अंग्रेज ही क्या करते हैं, अपने संरक्षण में ले करके शासन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रिटिश संरक्षण। और ये कब तक चलता है बच्चों, तो ये चलता है बच्चों 1818 में ये चालू होता है और 1830 तक ये सत्ता चलता है, जिसमें ब्रिटिशों का या गोरों का, अंग्रेजों का क्या था, संरक्षण छिपा हुआ था। अब ये ब्रिटिश संरक्षण 1818 से 1830 तक चलता है। एक दौर ऐसा आता है कि फिर से मराठाओं के हाथ में चला जाता है शासन। तो मैं सब बताऊंगा एक एक चीज़, पहले बेसिक फिनोमिना बता रहा हूँ। एक छोटा सा इतना तो बनता है कि किसी चीज़ को चालू करने के पहले उसकी कहानी बताया जाए। फिर उसके बाद में 1830 से क्या होता है, फिर से मराठाओं को सत्ता प्राप्त होता है। तो इसे कहते हैं बच्चों पुनः मराठा शासन। क्या कहते हैं बच्चों, पुनः मराठा शासन। अब मराठाओं को क्या हुआ, फिर से यहाँ पे सत्ता मिल गया रघुजी के आने के बाद में, तो वो चीज़ मैं बताऊंगा। तो अभी ये क्या होगा, 1830 से सत्ता फिर से मराठों के पास में जाती है और ये लगभग 1854 ईस्वी तक इनके हाथ में ये सत्ता बनी रहती है, 1854 ईस्वी तक। ठीक है, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बट समझ में आना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक की सबसे अच्छी भूमिका ये होती है कि वो बच्चों को अच्छे तरीके से डील कर सके, समझा सके। अब देखिए, अब इससे क्या हुआ, पुनः मराठा शासन हुआ। लेकिन अंग्रेज बोले कि ऐसे में तो दिक्कत है, ऐसे में तो हमको कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करें, मराठाओं को हटा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ में अब प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन चालू कर दिया। तो तुमसे पूछा जाएगा इतनी सिनेरियो के बाद अगला कदम क्या हुआ, तो अगला कदम आप बताना कि यहाँ पे आता है प्रत्यक्ष। अब अंग्रेज ही बोलेंगे कि हम प्रत्यक्ष क्या करेंगे, तो ब्रिटिश शासन करेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब चालू हुआ, तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 1854। तो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन अब अंग्रेजों का छत्तीसगढ़ में चालू हो गया। अब मराठा शासन का क्या है, यहीं पे 1854 में
जो मराठा शासन था उसका अंग्रेजों के साम्राज्य में विलय हो गया। मान लीजिए ये मराठा डिनेस्टी है, ये मराठा साम्राज्य है। तो ये दौर कौन सा चल रहा है बच्चों? ये चल रहा है आपका 1854 का। तो इस साम्राज्य का विलय किसमें हो जाता है? तो ये हो जाता है आंग्ल साम्राज्य में विलय, अर्थात अंग्रेजों के साम्राज्य में यहाँ पे अब विलय। इसी को कहा गया है बच्चों प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। अब अंग्रेज ने क्या किया? पूरे साम्राज्य को अपने अधीन ले लिया। तो ये दौर को पूछा जाता है, ये दौर कौन सा है? तो ये दौर है प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन का दौर। इतनी बातें क्लियर है आप सभी को? उसके बाद में क्या होता है? छत्तीसगढ़ में पहला स्वतंत्रता संग्राम होता है। अब इतना अति हो जाता है, ये 54 की घटना थी। 54 के बाद में इतना अति हो जाता है अंग्रेजों का, तरह तरह का कर वसूलना, तरह तरह का अत्याचार करना, अलग अलग मतलब सेरोगेसी करना, तरह तरह का प्रॉब्लम्स आना। तो छत्तीसगढ़ में फिर अब अति हो जाता है। तो पहला स्वतंत्रता संग्राम छत्तीसगढ़ का होता है। ये होता है अगला जो बड़ा घटना होता है 1857 का घटना, 1857 की क्रांति, द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। ठीक इसी समय फिर क्या होता है? अगले साल हनुमान सिंह बहुत बड़ा विद्रोह कर देते हैं। तो 1858 में ये हनुमान सिंह के विद्रोह के बारे में बात आती है। तो ये तो हो गई अब तक की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि कैसा लगा बच्चों? कमेंट करके बताएं। अब मैं मोबाइल निकालता हूं और आप लोगों को सुनता हूं। मजा आया ना? पृष्ठभूमि समझने में मजा आया ना? ज़्यादा समय थोड़ी ली हूँ मैं आप लोगों का। अच्छा लगा ना पृष्ठभूमि समझने में? अब मैं आपके बीच में रखूँगा एमसीक्यूज़। अब एमसीक्यूज़ को मैं व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड में, स्क्रीन में, डिजिटल स्क्रीन में नहीं लिखूँगा, चूँकि ये एक इंट्रो क्लास है, डिस्कशन क्लास है ना? तो इसमें ज़्यादा अपन समय को बर्बाद नहीं करेंगे, चूँकि लेट भी हो गया, 10 भी बज गए हैं और बच्चे बोर भी हो रहे हैं। रात के 10 बजे हम लोग लाइव कर रहे हैं, तो सारे बच्चे यहाँ पे बोर ना हो, इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा। 9 मराठा काल 1741 से 1818 तक जो चला था, डायरेक्ट प्रत्यक्ष मराठा शासन, उसके बारे में मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। बताइए छत्तीसगढ़ में सूरज बेटा, क्वेश्चन को पढ़ के बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में रतनपुर पर आक्रमण करने वाला जो सेनापति था वो कौन था? आपके सामने ऑप्शन है, रघुजी प्रथम था, भास्कर पंत था, या विट्ठल पंत था, या दिनकर पंत था। ऑप्शन बताइए। ऑप्शन आपके सामने मैंने रख दिया, आंसर बताइए। छत्तीसगढ़ में जो मराठा शासन हुआ, मराठा शासन पे आक्रमण हुआ, तो मराठाओं ने छत्तीसगढ़ में जब आक्रमण किया तो सेनापति कौन था? बताइए, बताइए, आंसर कीजिए फटाफट। बताइए। 4 ऑप्शन आपके बीच में मैंने रख दिया है। छत्तीसगढ़ के रतनपुर पे जब आक्रमण हुआ तो मराठा सेनापति कौन था? बताइए। ऑप्शन है आपके पास, रघुजी प्रथम, भास्कर पंत, विट्ठल पंत और दिनकर पंत। बताइए, फटाफट बताइए। अन्नू कमेंट करके बताइए बेटा, कौन किया था? देखिए सबका कमेंट आ रहा है, तो आप पीछे क्यों छूट रहे हैं? आप भी कमेंट करें। देखो सबका कमेंट आ रहा है, वीडियो एकदम लेक्चर चल रहा है, लाइव मोबाइल में दिख रहा होगा। देखो मोबाइल में चल रहा है, सबका कमेंट आ रहा है। कमेंट करो, कमेंट। मैं क्या बोला आपको? मैं शासक नहीं, मैं सेनापति पूछा। बट्टू राम सलम, वेरी गुड बेटा। भास्कर पंत 1741 में ये आक्रमण करता है। और एक बात आप याद रखना, जब ये आक्रमण करता है तो रतनपुर में शासक कौन होता है? रघुजी प्रथम उसके शासक होते हैं। ठीक है, भास्कर पंत के समय पे वहाँ पे भास्कर पंत जब आक्रमण करता है तो रघुजी प्रथम का शासन रहता है। मतलब वो किसका प्रतिनिधि बन के आया था? तो रघुजी प्रथम का प्रतिनिधि बन के आया था। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतनी बातें समझ आ गई सभी को? अगला क्वेश्चन आप बताइए कि मराठाओं ने जब छत्तीसगढ़ पे आक्रमण किया था उस समय का वर्ष क्या था? वर्ष में आपको 1741, 1742, 1743, 1744। आंसर बताइए, किस वर्ष मराठाओं ने आक्रमण किया था? मीनाक्षी, रघुनाथ सिंह तो राजा था ना बेटा, जागृति। रघुनाथ सिंह तो कमजोर शासक था ना, वो तो पुत्र के मतलब कहना चाहिए कि पुत्र उसका खत्म हो गया था, जवान बेटा खत्म हो गया था, इसी के दुख में वो विरह मना रहा था। इसी का फायदा उठाया और वो जा करके भास्कर पंत ने आक्रमण कर लिया। 1741। प्रिया, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड बेटा। अब बताओ, रघुजी प्रथम ने जब नागपुर राज्य से यहाँ से सेनापति भेजा भास्कर पंत को, तो उस समय रघुजी प्रथम या रघुजी द्वितीय, रघुजी तृतीय कौन था राजा?
मैं आपको अभी क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, कि जब वो अपने सेनापति को भेजता है, रघु जी जब अपने सेनापति को भेजता है, तो उस समय राजा कौन था? रघु जी प्रथम था, रघु जी द्वितीय था, रघु जी तृतीय था, या रघु जी चतुर्थ था? कौन शासक था जो नागपुर से अपने सेना को भेजा था? फटाक से करो। बताओ। सारे बच्चों करो। जब उसने रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजा था, तो उस समय राजा कौन था? रघु जी प्रथम था, रघु जी द्वितीय था, रघु जी तृतीय था, कौन था? या अप्पा साहब था? रघु जी प्रथम था, रघु जी द्वितीय था, रघु जी तृतीय था, कौन था? या अप्पा साहब था? अप्पू, वेरी गुड। अप्पू, वेरी गुड बेटा, आपने एकदम सही आंसर दिया। और सबसे पहले अप्पू ने दिया, ठीक है, दूसरे में प्रिया ने दिया, ठीक है, तो पहले में अप्पू ने दिया है। इस बात को बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। अब बताइए, सबसे पहले जो है कालिंग जो वंश था, है किसको बोलते हैं? है बोलते हैं कलचुरियों को। तो जो है कालिंग जो शासक थे या कलचुरी जो शासक थे, उनको पराजित करने वाले मराठा कौन थे? मराठा विभिन्न भागों में बटे थे। सिंधिया मराठा भी थे, भोसले भी, नागपुर के भोसले, या होलसै या होलकर, कौन थे बताइए? सिंधिया थे, भोसले थे, या होलसै थे, या होलकर थे? तो किस मराठाओं ने कलचुरियों को पराजित किया? बताइए। सही आंसर जो देगा उसके लिए मेरी तरफ से ताली होगा। बताइए बताइए, मेरे पास समय कम है, आप फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए चूंकि वीडियो को ज़्यादा हमको वो नहीं करना है, लंबा नहीं करना है। जो कलचुरी थे, जिसे है कालिंग वंश कहा जाता है, उसको पराजित करने वाले मराठा कौन थे? सिंधिया थे, या भोसले थे, या होलसे थे, या होलकर थे? क्योंकि सभी मराठे हैं। बताइए। भोसले, वेरी गुड। अनिल, अप्पू वेरी गुड। अप्पू वेरी गुड बेटा। अप्पू ने सही आंसर बताया। अब बताइए, कुछ मैं यहां पे आपको जानकारी दूंगा। निम्नलिखित कथन मैं आपके बीच में रख रहा हूं और आपको बताना है सही कथन कौन सा है इस कथन में। जैसे नागपुर के राजा, पहले सुनिए बात को, नागपुर के राजा रघु जी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने क्या किया? रतनपुर पर आक्रमण किया। पहला बात, नागपुर के राजा कौन? रघु जी भोसले। तो उसके सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया, पहला कथन। दूसरा, रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया, क्या यह सही है? तीसरा, रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया। तो इन तीन चीजों में बताइए सही कौन सा है? तीनों में बताइए सही कौन सा है? कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, या तीनों सही हैं? बताइए। पहला है नागपुर के राजा रघु जी, ठीक है, रघु जी प्रथम या रघु जी भोसले के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। दूसरा, रतनपुर की जो सेना थी उसने मराठों से युद्ध किया। तीसरा, रतनपुर का राजा युद्ध करते मारा गया। तो बताइए। प्रिया, सबसे पहले प्रिया ने सही आंसर दिया है। प्रिया, वेरी गुड बेटा, प्रिया ने एकदम सही बोला है। प्रिया, मुस्कान ने एकदम सही बोला है, क्योंकि पहला बात केवल पहला सही था, दूसरा तो गलत था ना। रतनपुर राज्य की सेना ने युद्ध कहां किया? वो तो सरेंडर कर दिया था ना, युद्ध नहीं किया, तोप से उड़ा दिया एक किनारे को, एक साइड को, रतनपुर के किले को। तो उसकी दो महारानी ने क्या किया? सफेद झंडा फहराया। तो प्रिया ने सही किया आंसर। तीसरा, रतनपुर का राजा युद्ध करते कहां मारा गया था? वो तो सरेंडर कर दिया था, बूढ़ा हो गया था, कुछ दिन शासन किया, फिर वो मर गया, है ना। तो इन सब चीजों को जानना है आपको, तब जाके आपसे क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे। एक क्वेश्चन और है, कब मराठाओं ने आखिरकार छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया? छत्तीसगढ़ का विलय साम्राज्य में कब हुआ? जस्ट अभी बताया हूं मैं आपको। अब आपको यहां पे आंसर करना है, कब मराठों ने छत्तीसगढ़ को मिला लिया? 1757, 1758, 1759 और 1760। बताइए, फटाक से बताइए, कब मराठाओं ने छत्तीसगढ़ को अपने शासन पे, अपने सत्ता पे मिला लिया? कब मराठाओं ने मिलाया? जल्दी बताओ, फटाक से बताओ। प्रिया, अनिल, पट्टूराम, मीनाक्षी, प्रीति देवांगन या प्रीति दीवान,
अपू, अन्नू, देवश्री, जिन जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया है वो कोर्स ले लें। प्रिया, सोच के बताओ, एक बार फिर से बताओ, कब मराठाओं ने छत्तीसगढ़ को, क्योंकि छत्तीसगढ़, देखो इस चीज को समझो, कब मराठाओं ने आखिरकार छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया, बताइए, सबको बताना है। मराठाओं ने पहले क्या किया, छत्तीसगढ़ में आजादी से काम करने दिया, उसके बाद में याद करो, सही आंसर हो जाएगा 1758। 1758 सही है, ठीक है, 1758 सही है। थोड़ा सा ध्यान रख के चला करो, ठीक है, 1758 सही है। अब आगे देखो, कोशिश करना, गलत होगा तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। इस क्वेश्चन को बताओ, छत्तीसगढ़ के शासक बिंबाजी भोसले की मृत्यु कब हो गई, ठीक है, और ये सभी को ध्यान रखना है, 1787 में हुआ, 88 में हुआ, 89 में हुआ या 90 में हुआ, बिंबाजी भोसले की मौत कब हो गई, बताइए। बट्टू राम भी सही बोला है, बताओ। अनिल ने भी समय लास्ट क्वेश्चन का आंसर सही दिया था, तो बताइए, छत्तीसगढ़ के आपको जस्ट बताना है कब मृत्यु हो गई थी बिंबाजी भोसले की मृत्यु। छत्तीसगढ़ के राजा बन गए थे, वो यहां बैठ गए थे आकर के। 17 बताइए, 1987, 1988, 1989, 1990, सॉरी 1787, 1788 या 97, बताइए। 87, 88, 89, 90 क्या हो सकता है, 1700 में बताना है आपको। सही आंसर है 1787। 1787 को क्या हुआ था, बिंबाजी भोसले की मौत होती है। और कब मौत होती है, 7 दिसंबर के दिन। कब होती है, 7 दिसंबर के दिन। एक क्वेश्चन बताइए, एक क्वेश्चन और बताइए, फिर रखेंगे अपन, है ना। मोहम्मद खां तरान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिंबाजी भोसले ने एक किला के साथ साथ 5 स्थान भी दे दिया था। उस किले का नाम क्या है। मोहम्मद खां तरान के बारे में पूछा जा रहा है। मोहम्मद खां तरान को सैनिक सेवा के बदले, बहादुरी के बदले बिंबाजी भोसले ने क्या किया था, एक किला दे दिया था और 5 स्थान दिया था। तो उस किला का क्या नाम है। अभी मैं 5 स्थान बताऊंगा, बताइए। आपके सामने ऑप्शन है विजयगढ़, फिर पेंड्रागढ़, फिर कैदागढ़ या मदनगढ़। बताइए, विजयगढ़, पेंड्रागढ़, कैदागढ़ या खैरागढ़ बोल दो उसी को, या मदनगढ़, बताइए। तो मोहम्मद खां तरान को सैनिक सेवा के बदले उनकी बहादुरी के कारण बिंबाजी भोसले ने कौन सा किला दिया, बताइए जल्दी। इसका सही आंसर देखो, आप लोग कमेंट कर रहे हो, फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो भाई, फटाफट कमेंट करो, लेट मत करो, है ना, चीज़ें समझना है आपको। सही आंसर क्या होगा, विजयगढ़ बोलूं, पेंड्रागढ़ बोलूं, खैरागढ़ बोलूं या मदनगढ़, सही आंसर क्या होगा। मुस्कान, इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, मदनगढ़ होगा, मदनगढ़। मोहम्मद खां तरान जो था सैनिक सेवा करता था और बिंबाजी भोसले का एक अच्छा खासा वफादार भी था। तो उसने क्या किया, खुशी में उसकी बहादुरी को देखकर, उसकी ईमानदारी को देखकर उसने मदनगढ़ का किला को दे दिया और 5 स्थान भी उसने दान कर दिया। 5 स्थान कौन था, अकलतरा था और किकरदा था, खरौद था, मदनपुर था और लवन था। ठीक, इतनी बातें आप यहाँ पे जान लीजिए। 2 क्वेश्चन और बताइए। बिंबाजी भोसले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी जो दीवान था वो कौन कहलाता था, बताइए। प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी या जो दीवान था वो कौन था बिंबाजी भोसले का। तो मेधु पंडित या भास्कर पंत या खंडोजी या घोड़ो महादेव, बताइए। बताइए, बिंबाजी भोसले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन था जिसे दीवान कहते थे हम। तो मेधु पंडित, भास्कर पंत या खंडोजी या घोड़ो महादेव, जो कि राज्य का प्रमुख व्यवस्थापक होता था उस समय।
ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा घोड़ो महादेव। घोड़ो महादेव जो था बिंबाजी भोसले का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी था और वो क्या करता था, दीवान का पूरा जिम्मेदारी निभाता था और राज्य का मुख्य व्यवस्थापक भी होता था। ठीक, अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, लास्ट क्वेश्चन, फिर अपन इसको रखेंगे। कुछ मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं जिसको आपको पढ़ना है और आपको बताना है। बिंबाजी छत्तीसगढ़ से प्राप्त भू राजस्व का कोई हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे, पहला। दूसरा, बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में कमाविजदारों की नियुक्ति की थी। ये दो स्टेटमेंट मैंने दिया, दोनों स्टेटमेंट सही कौन सा है वो बताइए। चलिए बताइए। घोड़ो महादेव, जागृति, एकदम सही बात है बेटा। इसका बताइए, बिंबाजी के बारे में बताइए कि बिंबाजी छत्तीसगढ़ से भू राजस्व प्राप्त करके कोई हिस्सा नागपुर नहीं भेजता था, पहला। दूसरा, बिंबा ने छत्तीसगढ़ में कमिश्नदारों की नियुक्ति की थी। अब आप बताइए दोनों में सही कौन सा है और गलत कौन सा है। बताइए, सबका कमेंट आ रहा है, फटाफट देखिए, सबका कमेंट आ रहा है, सभी आंसर करें। कौन सा सही है कौन सा गलत है बताइए। बिंबाजी छत्तीसगढ़ से प्राप्त भू राजस्व का कोई हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे। तो यहां पर रिकॉर्डिंग भी चल रही है, इधर लाइव भी चल रहा है, दोनों मिलेगा वीडियो, टेंशन कोई नहीं लेगा। बताइए, बिंबा ने छत्तीसगढ़ में कमाविजदारों की नियुक्ति की थी, इन दोनों बातों में क्या सही है, क्या सही है क्या गलत है। यहां पे सही आंसर है बट्टू राम का, सबसे पहला बट्टू राम ने सही दिया है। बट्टू राम सीजी की क्लास ज्वाइन करो बेटा, असिस्टेंट प्रोफेसर छत्तीसगढ़ व्यापम पीएससी सब चीज के लिए अच्छा जा रहे हो, अच्छा प्रयास कर रहे हो, बाकी लोग भी करें। देखिए इसमें याद रखें जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। बिंबाजी का छत्तीसगढ़ में कमाविजदारों की नियुक्ति ये गलत है, क्योंकि कमाविजदारों के बारे में विट्ठल राव दिनकर ने क्या किया था, परगना प्रमुख के रूप में कमाविजदार की नियुक्ति की थी। किसने? विट्ठल राव दिनकर ने। और उस समय जो शासन चलता था वो सूबा शासन कहलाता था। तो दो गलत, पहला सही। चलिए अब यहाँ पे गुड बाय, कल फिर मिलते हैं सुबह, हम लोग आराम से 8:30 बजे मिलेंगे और 10:30 तक अपन पढ़ेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम। जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो तुम लोग भी इतना मेहनत करो। तुम लोग मुझसे ज़्यादा समय रखे हो, मुझसे ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। किसी को भी कोई भी कोर्स लेना है, चाहे पीएससी का हो, व्यापम का हो, हॉस्टल अधीक्षक का हो, किसी भी चीज़ का हो, और अभी तक हमने 250 से भी ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन दिया है, तो आप सीधा सीधा इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करें, हमारे टीम को 9575204321। आप इस नंबर में हमसे व्हाट्सअप करें, आपको पीएससी का, व्यापम का, सब कुछ का क्लास यहाँ पे मिलेगा। आपको टीचर का, आपको असिस्टेंट टीचर का, आपको हॉस्टल वार्डन का, आपको टेट का, आपको सेट का, टेट का क्लास भी मिलेगा। सेट का क्लास बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीजी का क्लास मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है 9575204321। माधव पहल एकेडमीज में दीपक सर। पहले मेरा डेमो देख ले कि मैं कैसी जानकारी देता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, फिर क्लास अच्छा लगे तब ज्वाइन करें। जय हिंद बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास मज़ा आया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। बाकी कल मिलते हैं सुबह लाइव। और हाँ, जो बच्चे क्लास नहीं ले सकते उनके लिए यह सुविधा कर दिया गया है कि वो बच्चे लाइव क्लास को फ्री में पढ़ ले। हालांकि सेट का जो लाइव क्लासेस है उसका रिकॉर्डेड क्लास केवल पेड स्टूडेंट को मिलेगा, उसका स्टडी मटेरियल पेड स्टूडेंट को मिलेगा, उसका एमसीक्यूज का वीडियो केवल पेड को मिलेगा, एमसीक्यूज का पीडीएफ भी बच्चों को मिलेगा केवल पेड को, और क्लास के जो पीडीएफ हैं वो भी केवल पेड स्टूडेंट को मिलेगा। तो आप अगर फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आप लाइव से पढ़ लें। बाकी अगर आपको सुविधाएं चाहिए तो मात्र 2500 फीस है, जो कि बहुत कम है। उतना तो महीने का आप पार्टी कर देते हो, पेट्रोल डला देते हो, मोबाइल रिचार्ज करा देते हो। ठीक, तो कल मिलते हैं बच्चों। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़ महतारी। चला कल मिलबो अब अगले क्लास में, ठीक है। अच्छे से पढ़ा, कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो ये नंबर में कॉल कर लेवा।